नमस्कार। कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है। यानी जलवायु परिवर्तन से हमारा पूरा परिवेश, पूरा पर्यावरण, हमारा आसपास, हमारा पूरा परिवेश प्रभावित होता है। यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन से फसलें भी प्रभावित होती हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर फसलें प्रभावित होगी, यानी खान पान की चीज़ें प्रभावित होगी, तो हमारा शरीर, हमारी सेहत भी प्रभावित होगी। इसलिए जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना जरूरी है। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सेब उत्पादन, जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खेती है, वो कैसे प्रभावित होता है और उससे बचने के लिए क्या रणनीतियाँ हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे ज़रूर हमें जानकारी हासिल होगी और उनसे मैं आपका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर हुकम चंद शर्मा। डॉक्टर हुकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर हुकम इस विधा के एक्सपर्ट तो है ही हैं और वर्तमान में बतौर सहायक प्राचार्य उद्यान एवं मानिकी विश्वविद्यालय सोलन में कार्यरत हैं और उनका शोध कार्य भी जलवायु परिवर्तन ही है। तो आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने एक्सपर्ट के माध्यम से, हम जलवायु परिवर्तन को अच्छे से समझ पाएंगे और क्या रणनीतियाँ सेब उत्पादन पे होनी चाहिए जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, वो भी चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। डॉक्टर हुकम, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जलवायु परिवर्तन वास्तव में है क्या, थोड़ा समझने के लिए। जलवायु परिवर्तन वास्तव में किसी क्षेत्र में 3 दशक या उससे अधिक अवधि में मौसम के विभिन्न मानकों में, जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि में जो बदलाव आ रहे हैं, उसके औसत में जो बदलाव आ रहे हैं, उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है। ये किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है। इसमें विश्व भर के सभी देश, पूरी दुनिया जो है इससे निजात पाने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंस और रिसर्च के माध्यम से जो है जुड़ रही हैं और एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नामक एक संस्था है जो क्लाइमेट चेंज पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सभी देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जो है इस इतने बड़े इशू पे जो है काम कर रही है, जलवायु परिवर्तन पे काम कर रही है। और हमारे देश में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है हमारा मौसम विभाग, जो IMD, जिसको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो दोनों मिलकर जो है एक साथ इसमें काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन जो है वो इस तरह का जो परिवर्तन एक निश्चित अंतराल के बाद जो होता है, उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए व्यापक स्तर पे इस पे काम भी हो रहा है, विश्व स्तर पे हो रहा है, हर एक देश इसका हिस्सा है और संस्था जो है विश्व स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भारत में भी काम कर रही है। चलिए, कैसे काम करे उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन डॉक्टर हुकम, मेरा सवाल ये है कि इतनी गंभीर समस्या है, विश्वव्यापी समस्या है, तो कारण क्या है, क्यों ये समस्या जो है वो गहराती जा रही? और देखिए, वैसे तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये स्वाभाविक रूप से होता है। बट जो अभी की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ये नॉर्मल जो प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से जो होता है, वातावरण में जो है तापमान में वृद्धि होती है, बस उसकी दर जो बढ़ रही है, जो बढ़ती दर है उसकी, वो चिंता का विषय है। उसके जो मेन कारण है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वो है औद्योगिकरण। जो हमारी कारखाने, फैक्ट्रियाँ जो लग रही हैं, वहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन, जिसको हम कोयला जो है, हमारा पेट्रोलियम है, इन ईंधनों पे जो है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जो निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, जहरीली गैसों का जो औद्योगिकरण का जो दौर आया, जो 70s के बाद का जो दौर आया, उस दौर में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये हमारे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग होना शुरू हुआ। उससे जो हानिकारक गैसें निकलना शुरू हुई, उन हानिकारक गैसों को, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज भी बोलते हैं, उन गैसों में जो है जैसे हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, जिसमें हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये बहुत सारी गैसें हैं जिन गैसों की वजह से जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है एक मुख्य कारण है जो अल्टीमेटली जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। जी,
ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है, और आपने कहा कि जो ये ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। चलिए डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये तो तय हो गया कि प्रभावित तो करता है, और जलवायु परिवर्तन असंभावी भी है, ज़रूरी भी है, और लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो ख़तरनाक स्तर पे है। आम जनमानस को कैसे प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन? हाँ, आम जनमानस को जैसे कि जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि होने से जो है, जैसे हमारे हिमखंड है, हमारे हिमालयन ग्लेशियर जो है, हिमालयन रीजन में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि हिमालयन रीजन में जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो हमारे बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, वो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से जो हमारे जो समुद्र तल के किनारे जो बसे शहर हैं, वहाँ पे जलस्तर बढ़ने से उन शहरों के भी जो है बाढ़ आने का खतरा हो सकता है, वो शहर डूब सकते हैं। हाँ, ये एक समस्या है। इसके साथ साथ जैसे हमारे दूसरी जो जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसे हमारी अकस्मात जो है बाढ़ आना, अकस्मात जो है बादल फटना, और जैसे अचानक जो है भूस्खलन होना और हिमस्खलन हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि हम पिछले वर्ष की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और पहाड़ी राज्य में खास करके जो हिमालयन रीजन है, जो इको सेंसिटिव जोन है, इस एरिया में क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा जो हमारा चेंज होता जा रहा है, जो वातावरण चेंज हो रहा है, उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे सामने अब आ रहे हैं। धीरे धीरे हम जो है देख भी रहे हैं कि आम जनमानस पे जो है क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, कितनी जान मान का नुकसान हुआ, कितनी हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो है इसके फसलों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि हमारी फसलों में जो है उनकी उत्पादकता जो है, उनमें जो है दूसरी बीमारियां का बढ़ने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से बढ़ जाता है। डॉक्टर को आपने कहा कि आम जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, आपने उदाहरण भी दिया हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में पिछले दिनों जो आपदा आई, वो भी एक उदाहरण के तौर पे आपने लिया, और आपने कहा कि अनावश्यक ज़रूरत से ज़्यादा जो है बाढ़ आ जाना, बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, भूस्खलन होना, हिमस्खलन होना, और इससे जो है ये हम सब लोग प्रभावित होते हैं। और ख़ासकर जो पहाड़ी क्षेत्र की, जो हिमाचल की बात कर रहे हैं, इसमें तो ये तरोताज़ा ही घटना हुई पिछले बरसात जो रेनी सीजन था उसमें ये घटना घटी। साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपने ये भी कहा कि कृषि भी प्रभावित होती है। ये समझने का प्रयास करते हैं कृषि कैसे प्रभावित होती है, फसलें कैसे प्रभावित होती है? जी, वातावरण में जैसे ही हमारा तापमान जो है बढ़ता है, तो तापमान में वृद्धि के कारण जो है हमारी फसलों का एक जो है एक रिक्वायरमेंट है, एक स्पेशल जो है उसका तापमान, कितना तापमान उसको चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम कितना चाहिए उसको, जो है फ्रूट सेटिंग के टाइम कितना चाहिए, या उसको कितने मॉइस्चर की आवश्यकता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो हमारी फसलों में जो है बीमारियों के बढ़ने का, जो हमारे जो दूसरे कीट पतंगे हैं उनके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जो है फसलों में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण जो हमारे जल स्रोत वो सूख रहे हैं, तो हमारे फसलों में जो सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए उसमें कमी आ रही है। और मॉइस्चर जो हमारा फसलों को जो नमी बनाए रखना जो जरूरी है, इसके कारण सभी फसलें जो है चल रही हैं, तो फसलें जो है वो मॉइस्चर जो अवेलेबल जो इतना चाहिए होगा वो नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण जो है हमारी फसलें जो है प्रभावित हो रही हैं। जी, तो आपने कहा डॉक्टर साहब कि फसलें बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, और उस प्रभाव से जो है बहुत कुछ देखने को मिलता है। फसल ख़राब हो जाती है, फसलों में बीमारियां लग जाती है, कीटनाशक कीट पतंगे इत्यादि का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, और फसलों की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। परिणाम ये होता है कि फिर आम जनमानस की सेहत के साथ भी खिलवाड़ होता है, क्योंकि फसल ख़राब है, दूषित है, प्रदूषित है, तो फिर हमारे शरीर पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बागवान किसान है उनकी आय भी प्रभावित होती है। डॉक्टर साहब, आज जो है हम विशेष तौर पर सेब की फसल पे चर्चा करने वाले हैं कि जलवायु परिवर्तन से सेब की फसल कैसे प्रभावित होती है। तो सेब की फसल के बारे में ज़रूर बताएं कि कैसे प्रभावित हो रही है हमारी, क्योंकि सेब उत्पादन जो है वो हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ के लोगों की आय काफ़ी हद तक निर्भर है। तो ये ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए जानना कि ये कैसे प्रभावित हो रही है, क्या जो है उसकी रेमेडीज़ हो सकती है, लेकिन प्रभावित कैसे होती है पहले ये बताएं। जी बिल्कुल, एक्चुअल में सेब जो हमारी एक ऐसी फसल है जिसकी कुछ स्पेशल जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे हम सेब में बात करते हैं, जो डोरमेंसी वाला जो इसका समय रहता है, जिसमें नवंबर से लेके जो है अक्टूबर से लेके जो है फरवरी तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो सुसुप्त अवस्था में होता है, तो उस टाइम पे उस समय में जो है इसको एक स्पेशल एक जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है, जिसको हम चिलिंग रिक्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, वैज्ञानिक भाषा में जो उसको हम चिलिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो वो
सबसे पहले तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट अगर मेंटेन नहीं होती है तो वो सेब की फसल जो है प्रभावित होती है, क्योंकि वो कली जो है जो सुसुप्त अवस्था में है उसको जब फ्लावरिंग में आना है उससे पहले अगर उसको सफिशेंट अमाउंट जितना उसको चिलिंग उसकी आवश्यकता है उतना नहीं मिलती है तो वो जो है कली जो फ्लावर में कन्वर्ट होगी ही नहीं, तब्दील ही नहीं होगी, तो हमारा जो है फसल में जो है आने का जो है संभावना घट गई। दूसरी बात, इसमें जैसे हमारा फ्लावरिंग वाला समय आता है, जैसे हमारा मार्च से लेके अप्रैल वाला जो टाइम होता है जिसमें फ्लावरिंग होती है, जब कली हमारी जो है जब जो फटने लगती है उसके बाद उसमें फूल के तौर पे जो बाहर आती है, फ्लावरिंग होती है, अलग अलग फ्लसेज होती हैं हमारी एप्पल में, तो उस टाइम जो है जब फ्रूट सेटिंग का टाइम होता है अप्रैल के आसपास का, उस टाइम एक जो है विशेष उसमें तापमान रहना चाहिए। अगर अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घट जाता है, अगर टेम्परेचर घटता है तो उस कली में जो है चिल इंजरी हो जाती है, वो कली जो है ख़त्म ही हो जाती है, जल जाती है ठंड की वजह से। या अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो वहाँ पे फ्रूट सेटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए एक विशेष तापमान की रेंज है कि उसको जो है 18 से 20-22 डिग्री तक का जो है तापमान उसको मिलना चाहिए उस मार्च से लेकर अप्रैल के उस फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के दौरान। अगर वो नहीं मिलता है तो वो सेब की फसल जो है प्रभावित होगी और फ्रूट सेटिंग ही नहीं होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है हमारा उत्पादन जो है जो घट जाएगा और लास्ट में हमारे जो किसान बागवान भाई है उनकी आय पे इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सेब की फसल कई तरह से प्रभावित होती है। आपने एक जो चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात की वो एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। आपने कहा कि फिर वो जो कली है वो फ्रूट में ही तब्दील नहीं हो पाती अगर वो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं होगी। और दूसरा आपने कहा फ्रूट सेटिंग की जो बात थी, और तीसरा आपने कहा कि जो बीमारियां जो बढ़ रही है आपने तीनों बीमारियां बहुत बढ़ रही है बीमारियां। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट है ये थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है कैसे मेंटेन हो, और क्योंकि इससे प्रभावित जो है हमारी फसल होती है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ, जैसे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि चिलिंग रिक्वायरमेंट आखिरकार होती क्या है। बिल्कुल। जैसे चिलिंग रिक्वायरमेंट से हमारा जो एक आम जनमानस को जैसे हम बताना चाहें तो मतलब जब हमारा किसी भी क्षेत्र का जो सेब इलाका है, कोई भी इलाका है, वहाँ पे 2 डिग्री से लेके 7 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर एवरेज तापमान जो है बनता है, तो 1 घंटे के लिए अगर इस तरह का तापमान बनता है तो 1 चिलिंग आवर जो है मिलता है। अब सेब के केस में जो है अलग अलग हमारी जो किस्में हैं सभी किस्मों की जो है अलग अलग सी चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती है। पर जो आमतौर पे जो हमारी जो स्टैंडर्ड वैरायटी है, जो डिलीशियस ग्रुप है जिसमें रॉयल डिलीशियस आता है, गोल्डन डिलीशियस आता है, रिचर्ड आता है, तो जो डिलीशियस वैरायटीज है इनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है 1200 से 1600 घंटे की, ऐसी जिसमें तापमान 2 से 7 डिग्री के बीच में रहे, डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है, तो उतने आर्ज उसको मिलने चाहिए, तभी वो जो है कली उसकी फ्लावरिंग में जो है तब्दील होगी। इसी तरह से जो है हमारी अलग अलग जो हमारी जो वैरायटीज़ हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारी स्पर वैरायटीज़ है जिसमें हमारी रेड चीफ है, जिसमें सिल्वर स्पर है, ओरेगन स्पर है, तो स्कारलेट 2 है, ये सारी जो स्पर वैरायटीज़ हैं और इसके साथ जो गाला वैरायटीज़ हैं उनकी थोड़ी सी कम जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती है। वो ऑलमोस्ट जो है 800-900 चिलिंग आवर्स में जो है उनका काम चल पड़ता है, उसके बाद जो कली जो है फ्लावरिंग में तब्दील हो जाती है। उसी तरह से कुछ लो चिल वैरायटीज़ भी हैं हमारे अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे हमारे अलग अलग जो है कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो लो चिल वैरायटी जैसे जो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में लग रही हैं तो वहाँ पे जो है 250-300 आर चिलिंग आवर्स अगर उनको मेंटेन हो जाते हैं तो उन वैरायटीज़ में जो फ्लावरिंग आ जाती है, जिसमें हमारी अन्ना वैरायटी है, डॉर्सेट गोल्डन है, तो ये वैरायटी जो है 250-300 चिलिंग आवर्स में भी अपना काम चला लेती है और इनमें जो है अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये बेसिकली जो है जो हमारी सेब की फसल है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से, वो 3 तरह से प्रभावित होती हैं। जो चिलिंग रिक्वायरमेंट की आपने बात कही और फ्रूट सेटिंग की आपने बात कही और बीमारियाँ। चलिए, अब ये तो तय हो गया कि लगभग जो है मोटे तौर पर ये 3 तरह से प्रभावित होती है हमारी सेब की फसल जलवायु परिवर्तन। अब बात आती है रणनीति की, या फिर किसान और बागवान भाई उन किन चीज़ों पे काम करें ताकि ये जो प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव हमारी सेब की फसल पे, जिससे हमारी सेब की फसल प्रभावित होती है, अच्छा फ्रूट नहीं मिलता है, क्वालिटी फ्रूट नहीं मिलता है, और फिर क्वालिटी फ्रूट नहीं है तो फिर मार्केट वैल्यू नहीं है, तो किन रणनीति पे काम करेंगे वो थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं।
जी जी, मैं इस पे जैसे रणनीतियाँ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज तो एक स्वाभाविक है, जी मौसम में जो जलवायु परिवर्तन है वो होना ही होना है। जी बिल्कुल। तो उसको तो या आप नहीं रोक सकते, उसको सिर्फ हम नहीं अपने रोक सकते। फसल में दुष्प्रभाव कैसे कम कर हाँ, सकते हैं? तो हमारे पास जो है हम या तो हम उसके अनुकूल जो है हम अपने आप को ढाल सकते हैं, बिल्कुल। या हम ऐसी कुछ रणनीतियाँ जो है अपना सकते हैं, जी जिसके कारण जो है हम जो वातावरण में जो ये विषैली गैसें, जो हानिकारक गैसें जा रही हैं, जी इनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जी उनको कम कर कम सकें। कर सकें। जो जी इसको अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बोले तो इनको हम बोलते हैं मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन जी स्ट्रैटेजीज। जी जी तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में हमारी दमनकारी जो रणनीतियाँ रहती हैं, उसमें बहुत सारी रणनीतियाँ आती हैं कि जैसे हम कौन सी ऐसी जो है गतिविधियां फॉलो करें हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मिंग ऑपरेशन में, जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में, कि जिससे हमारा जो ये विषय हानिकारक गैसें हैं ये जी कम से कम जो है जी हमारे फार्मिंग ऑपरेशन से जी आए। जिसको ऑर्चर्ड प्रबंधन आप कर हाँ रहे हैं, यानी बगीचा प्रबंधन जो है, हाँ जी। ये महत्वपूर्ण है। जी, वो अब क्या क्या इसमें चीज़ें? इसमें इसमें जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो हमारे ऑर्चर्ड के, खास करके हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रूनिंग का जो वुड वेस्ट होता है एप्पल के केस में, जी तो बहुत ज़्यादा जो है हमारा वेस्ट निकलता है हर जी साल। हम जो बिल्कुल। ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, जी बिल्कुल। वो ट्रेनिंग प्रूनिंग से काट छाट से जो वेस्ट निकल रहा है, उसको ज़्यादातर लोग जो है, मैं किसान बागवान भाई ज़्यादातर जो उसको अभी तक जला रहे हैं, जी कोई और उसकी कारगर तरीका अभी तक जैसा बन नहीं रहा है। जी बिल्कुल। मैं उसमें सबसे पहले आना चाहूँगा कि जब तक हम उसको जलाएंगे, उससे जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी और गैसें बढ़ेगी, जो है बिल्कुल। जाएंगी, जी तो वो अल्टीमेटली जो है हमारा जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी बिल्कुल। हमने उन उन गैसों को जो है कम करना है, उसके लिए जो है हम उसको दूसरी तरह से मैनेज करते हैं। जैसे हम जो हमारा ऑर्चर्ड जो काट छांट का जो वेस्ट है, उसको हम जो फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जैसे हम उसको कंपोस्ट बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल। उसको चर्न कर सकते हैं, जी उससे कंपोस्ट बन सकती है, और दूसरा उससे हम मल्च कर सकते हैं। जी मल्च के दो फायदे हैं, एक तो आपका जो है वेस्ट मैनेज हो रहा है, उसको आपको जलाना नहीं पड़ रहा है, जी दूसरा आप जो है मॉइस्चर भी कंजर्व कर रहे हैं, आपकी मिट्टी की जो है आप नमी भी बनी पा रही है। तो दोनों ही फायदे हैं, और साथ ही साथ आपकी विषैली गैसें भी वातावरण में नहीं जा रही हैं। जी इसके अलावा दूसरे हमारा सेब की बात करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग होता है। जी तो जो कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग जो है, कई बार क्या होता है कि हम देखा देखी में भी जो है बिल्कुल। कर देते हैं कि वहाँ जो है ये स्प्रे हो रही है, हम भी जी कर लेते हैं, वहाँ पे ये फर्टिलाइजर जो है, ये उर्वरक डाल रहे हैं, जी हम भी यूरिया डाल लेते हैं। जी मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जाँच करवाएं, जांच कराएं। जी और अगर मिट्टी में जिस पोषक तत्व की कमी है, वही पोषक तत्व जो है उसी मात्रा में, उतनी मात्रा में जो रिकमेंडेड है, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो यूनिवर्सिटी से आती है, उसके हिसाब से डालें, ताकि जो अधिक जो हम जो डालेंगे वो हमारे वातावरण में हमारे जल स्रोतों को दूषित करेगा, और लास्ट में जहाँ पे वो जिस कारखाने में वो बन रहा है, उस कारखाने से जो है वहाँ पे जो विषैली गैसें वहाँ से जो है उत्सर्जित हो रही है, वो गैसों को भी हम कम कर पाएंगे, ताकि उसकी कम से कम मात्रा हम उपयोग में लाएं। जी इस तरह से जो है हम मिटिगेशन जो है स्ट्रेटजीज फॉलो कर जी। सकते हैं। तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज में जो आपने मुख्य तौर पर डॉक्टर हुक्म आपने कहा, वो है बगीचे का प्रबंधन, जिसमें आपने महत्वपूर्ण चीज़ बताई, वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका जो है प्रभावी तरीके से इस तरीके से मैनेजमेंट करें, जो आपने तरीका बताया, उससे खेत की नमी भी बनी रहेगी, और जो अनावश्यक कार्बन विसर्जन जो है, उत्सर्जन जो हो रहा है, उससे भी रोका जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन में जो है हानिकारक चीज़ें छोड़ेगा हमारे बगीचे को। एक चीज़ आपने महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई। और दूसरा, जो अनावश्यक तौर पे देखा देखी में दूसरों को देख के सुन के उर्वरकों का, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, वो भी आपने कहा कि बहुत हानिकारक है। वो आपके मतलब जो आपने कहा कि जो गाइडलाइंस है आपके उद्यान विभाग की या फिर आपकी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की, उन गाइडलाइंस को ही फॉलो करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करें। एक तो ये चीज़ होगी डॉक्टर साहब, और दूसरा क्या चीज़ बता रहे थे आप? दूसरी इसमें आती है हमारी अडेप्टेशन Adaptation, स्ट्रेटजीज। जी, वो क्या? अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज है कि किस तरह से जो है मौसम के हिसाब से हम ढल सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी के तौर तरीके ऐसे अपनाएं कि हम उस बदलते मौसम के हिसाब से अपनी उर्वरकता जो है, अपनी उत्पादकता बनाए रखें। तो उसके लिए जो है मैं 3 तरह की गतिविधियां जो है हमारे किसान बागवान भाइयों को जो है बताऊंगा, जी जिसमें सबसे पहले जो है हमारी रहती हैं जो हमारी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, जिसमें हमारा जो है बगीचा प्रबंधन की गतिविधियां रहती हैं। दूसरी रहती हैं जो जल प्रबंधन की गतिविधियां हैं, और तीसरी जो रहती हैं वो हमारी रहती है क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की। कैसे जो है हमने बदलते मौसम के हिसाब से जो है अपने आप को स्मार्ट बनाना है, क्लाइमेट स्मार्ट बनाना जी, है। 3 चीज़ें
आपने तीन महत्वपूर्ण चरण, बताई। हाँ। चरणबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा तीनों को बताएं जरा। जी। पहले आपने बताया बगीचा प्रबंधन। बगीचा प्रबंधन, हाँ, बगीचा प्रबंधन में सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो हमारे किसान बागवान भाइयों को जो है मिश्रित खेती की ओर जाना पड़ेगा। जी हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम एक फसल पे निर्भर ना रहे, ठीक है, सेब की फसल हमारी आती है, वो तो हमने बचानी है, उसके साथ साथ हम उस जमीन से जो है साथ साथ जैसे हमारी दलहन फसलें लगा सकते हैं, साथ ही साथ सब्जियां उगा सकते हैं। उससे दो जो है फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो है फ्लोर मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ पे खरपतवार नहीं उगेंगे जी, फ्लोर और मैनेजमेंट, उस पे और काम नहीं पड़ेगा, तो हमें और फर्टिलाइजर या और पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, जी। दूसरा जो है हमारा दलहन फसलों का एक और फायदा है। दलहन फसलें जैसे हमारी जो है, जैसे मटर लगाते हैं, दूसरी दलहन फसलें हैं, इनकी जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो हमें जो है बाहर से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। हमारी जमीन की जो उर्वरकता है वो बनी रहेगी। जी। तो इससे हमारी किसान की जो है, बागवान की जो है आय अगर सेब की फसल से ना भी हो पा रही है, जी। तो सब्जियों से और दलहन फसलों से बनी रहेगी। दूसरी इसमें जो है मैं बताना चाहूँगा कि उन्नत किस्मों का चयन जो है जी, बहुत ये भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि हर क्षेत्र के हिसाब से चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है, उसकी स्टडी के हिसाब से जितना जिस एरिया में हमें ठंड मिल रही है, उसी के हिसाब से जो हमने पहले वैरायटी डिस्कस की, उन्हीं वैरायटीज़ का चयन करें, ताकि हमारे एरिया में जो है उस वैरायटी की पैदावार बनी रहे। जी। तीसरा इसमें जो है एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, वो रहता है हमारा पॉलिनाइजर प्रपोर्शन। जी। पॉलिनाइजर वैरायटी, जैसे सेब में एक जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसमें क्या रहता है कि एक हमारी कमर्शियल वैरायटी रहती है, एक हमारी पॉलिनाइजर वैरायटी रहती है। तो पॉलिनाइजर वैराइटीज़ में जैसे हमारी गाला वैराइटीज़ है, डॉर्स गोल्डन है, गोल्डन डिलीशियस है, तो पॉलिनाइजर वैरायटी को चयन हमें इस तरह से करना है कि वो हमारे कमर्शियल वैरायटी के साथ जो है सिंक्रोनाइजेशन में रहे। और दूसरी बात जो है, पॉलिनाइजर वैरायटी हमारी एक पर्टिकुलर अनुपात में होनी चाहिए, जैसे कि एटलीस्ट 33% जो है पॉलिनाइजर वैरायटी होनी जी, चाहिए, होनी चाहिए। ताकि ये वो, तो हो गया डॉक्टर साहब बगीचा प्रबंधन। आप जल प्रबंधन की बात करें, वो भी बताएं। हाँ, जल प्रबंधन में हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रहता है कि हमारा वर्षा जल संग्रहण करें, या जो हमारा सतह पे जल है उसको हम संग्रहित करें, ताकि जब गर्मियों में जब हमारा पीक सीजन पड़ता है, जब हमारा ड्रॉट सीजन पड़ता है, जब बारिशें नहीं हो पा रही हैं, उस टाइम पे हम उस जल को उपयोग में ला सकें। दूसरा इसमें हमारा जो है एफिशिएंट वाटर यूज जो प्रैक्टिसेस है, जिसमें हमारा जो है टपक सिंचाई की बात करते हैं या फुहारा सिंचाई की, उससे जो कम से कम पानी से जो है हम फ्लोर मैनेजमेंट तो कर ये पाते हैं। जल प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा आपका विश्वविद्यालय, क्योंकि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है लगातार आप जैसे वैज्ञानिक जो है वहाँ पे इस किसान और बागवानों के हितों में निरंतर कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या परामर्श और सलाह कोई इस तरह का दिया जाता है, वो भी जानकारी जरूर दें। हाँ जी, जरूर। मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे किसान संक्षेप बागवान में। भाइयों के लिए, जी। कि जो हमारा पर्यावरण विज्ञान विभाग है, वहाँ से जो है हम एक एग्रो एडवाइजरी सर्विस जो है, एक कृषि सलाह सेवा हम जो है प्रसारित करते हैं सप्ताह में 2 बार। वो हमारे किसान बागवान भाई जो है उसके हिसाब से अपने जो है फार्मिंग ऑपरेशन जो है डिसाइड करें, जैसे स्प्रे कब करनी है, हाँ, बिल्कुल। या कौन सी स्प्रे करनी है, उसकी जो है पूरी एडवाइजरी हम साथ में देते हैं। उससे जो है किसान बागवान भाई जो है अपनी आय बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कोई बताना ऐसा कोई चाहूँगा, नंबर भी है डॉक्टर साहब जो आप बता है कोई जिस पे कर सकते हैं? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो है इसमें मेघदूत ऐप एक आप एक डाउनलोड कर मेघदूत सकते हैं। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक किसान पोर्टल है। किसान पोर्टल भी है। किसान पोर्टल है, जी। किसान पोर्टल तो आप जो है, डॉक्टर हुक्म, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।